अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। क्या मामलात हैं? अच्छी चीज़ क्या? अच्छी चीज़ तो वो अरशद नदीम ने जो मेडल लिया था वो ज़बरदस्त था, उसकी खुशी अब तक मना रहे हैं। और क्या मामलात हैं? और गौहर एजाज साहब कह रहे हैं कि 100 के करीब जो हैं टेक्सटाइल मिल्स वो बंद हो रही हैं। फैसलाबाद में एनर्जी के मामलात हैं। फिर क्या? फिर ये यूटिलिटी स्टोर जो है वो कहा जा रहा है यूटिलिटी स्टोर्स को शायद बंद किया जाए। फिर अब कहा जा रहा है कि 8 सितंबर को पीटीआई को इजाज़त होगी कि वो करे एक अपना प्रोटेस्ट और जलसा जुलूस। हमें लगता है नहीं मिलेगी इजाज़त, कहा ज़रूर जा रहा है। इमरान खान साहब ने ये कह दिया, उनसे जब पूछा गया आपकी इस्टेब्लिशमेंट से कोई कांटेक्ट हुआ, उन्होंने ये नहीं कहा नहीं हुआ, उन्होंने कहा ये आप छोड़ दें बात को, लेकिन मैं फॉर्म 47 वालों से बात नहीं करता। ये भी मामलात हैं। फिर साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से कहा कि एक्स्ट्रा उन्होंने पता नहीं $1 बिलियन या क्या सऊदी लेंडिंग में मांगा है ज़्यादा। फिर ये भी कहा जा रहा है कि IMF के जो फंडिंग है उस पैकेज के लिए शायद एडिशनल पैसे चाहिए होंगे चाइना से और सऊदी अरेबिया से, और वो अग्री कर रहे हैं। तो ये बहुत से मामलात हैं। फ्लड्स के अलग मामलात हैं, क्लाइमेट क्राइसिस के अलग हैं, सब चीज़ों पर फोकस रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जहाँ बैठें जहाँ कोई गुफ्तगू हो वो कहते जी अच्छा क्या बनेगा, बातचीत होगी, क्या होगा जी, लड़ाई होगी, किधर जा रहे हैं जी, हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज हमने 2 अपने ऐसे दोस्तों को मदऊ किया है कि ये उस दोनों जो लड़ाई है उसका हिस्सा बड़े की हैं दोनों अपनी। तो इनसे कहते हैं कि जी आज आज़ाद शायरी आज आप बताएं, ज़रा अपना बताएं फॉर्मूला, कुछ बताएं किस तरह आगे बढ़ना है। बढ़ने की ज़रूरत है। सच्ची बात यह है कि एक ग्रैंड डायलॉग के अलावा बात तो नहीं बनेगी। सबकी नाराज़गी अपनी जगह, बट वी नीड अ सोल्यूशन जहाँ सब साथ चलें। हमारे साथ हैं मिनिस्टर साहब हैं, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी। इनसे ज़्यादा बात करने में शायद कोई माहिर हो, हमने तो इन्हीं को देखा। शुक्रिया बहुत शुक्रिया सैन साहब। और साथ एक और सेनेटर साहब बैठे हैं, हुमायूं मोहम्मद साहब, माशाल्लाह ये भी आप देखें खूब ज़ोरों शोरों से प्रोग्राम्स में आते हैं। किधर जा रहे हैं जी, क्या करना है? मुझे तो सियासी तौर पे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा जी। और मैं तो ये समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को इवेंचुअली अक्ल के नाखून लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, जिस तरह की पोलराइजेशन है, जिस तरह की लेदे है, इसमें बड़ा मुश्किल है मुल्क को आगे बढ़ाना। आप कहें कि हम फॉर्म 47 वालों से बात नहीं करते, हम बोलें कि हम वो क्या था, वो इलेक्शन ट्रांसमिशन सिस्टम जो था वो जो बिठा दिया था 2018 जी, में, कि हम उनसे बात नहीं करते, RTS वालों से बात नहीं करते, उसका कोई नतीजा निकलेगा? तो मेरे ख्याल में किसी न किसी वक्त सेंस को प्रिवेल करना पड़ेगा। और होता है कि हम बिल्कुल तारीकी के एक दूसरे के साथ ब्रिंकमैनशिप करते, बिल्कुल एज पे, ब्रिंक पे। ब्रिंकमैनशिप की खूबी है कि आपको पता नहीं कब चलता कि कब आप क्लिफ से नीचे गिर गए। और मेरे ख्याल में यही हुआ भी है। 9 मई के हवाले से भी आप थोड़ी देर पहले पूछ भी रही थी। 9 मई हो या दीगर कई अवामिल ऐसे हुए हैं जिसमें उस ब्रिंकशिप की खेल में हम खाई में गिर गए, सियासी खाई में गिर गए, और जिससे सिर्फ नुकसान PTI का नहीं हुआ, हमारा भी नुकसान हुआ है और हमने भी नुकसान किया होगा माजी में। अच्छा, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो देखिए, ये नहीं हो सकेगा कि आप किसी को पहले तो डीमोनाइज कर दें और फिर बोलें कि मैं इससे बात नहीं करूंगा, फिर आप बोलें मैं सिर्फ बात करूंगा इस्टेब्लिशमेंट से, फिर आप बोलें मैं इस्टेब्लिशमेंट को कब्र में उतारूंगा, कब्र तक पीछा करूंगा, फिर आप बोलें दोबारा से कि हाँ कोई अपना मेंबर तो लगा दें जिससे बात की जाए। ये खेल मुझे नहीं पता ये क्रिकेट में ऐसे चलता है या नहीं, मगर सियासत में ऐसे नहीं चलता है। इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बैनुल अक़वामी पॉलिसी के अंदर भी आप साइफर निकाल दें, आप जलसों में साइफर्स को ले आएँ, सही या गलत उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं।
और सिर्फ मैं अमेरिका के हवाले से नहीं बात कर रहा, फ्रांस के हवाले से भी मैं बात कर सकता हूँ, जो हमारे मशरक़ वस्ता के कुछ दोस्तों को नाराज़ करके दो ममालिक दीगर को खुश करने की कोशिश, फिर उनको कह दिया कि हमें उनने रोक लिया। यानी इन तमाम चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, चाहे बैनुल अक़वामी पॉलिसी आप खारजा की नुक्ता नज़र से देखें या मुल्की से देखें। नतीजा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं आखिर में आप सही कह रही हैं, आखिर में चार्जशीट हो गई, आप बेशक इसको हज़फ कर दें। मैं वापस उधर आता हूं जहां से मैंने शुरू किया था मुकदमा। मैं इस अगर आप वाकई चाहती हैं कि ये हाँ, तो फिर मैं ये बात नहीं करना चाहता। मैं ये बात और मैं बात करना चाहती, मैं चाहती हूँ आप इसको भी एड्रेस करें। देखिए, आप यूर इन द सेंटर ऑफ ऑल दिस एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट का जो भी पूरा प्रोसेस है उसकी जिम्मेदारी आपके पास है। तो आप भी ये कहते हैं, मैंने आपको इन स्टूडियो एंड आउट ऑफ स्टूडियो, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा सुना है कि सियासी मामलात रिजॉल्व होने होंगे, नहीं तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। जी मैं इन दोनों चीज़ों को अलहदा करता हूँ। मान लें कि हम कुछ ऐसी डील्स लेकर आ जाते हैं जिससे पैसे आ जाते हैं, और मान लें कि 2-4-5 बिलियन डॉलर आ जाते हैं, उससे सियासी स्टेबिलिटी तो नहीं आएगी ना जी। और ये जो हम आंगी की ज़रूरत होती है सियासी और मुआशी तरक्की में, मुआशरती तरक्की में भी, एक्चुअली सिर्फ सियासी मुआशी नहीं होता। हमारे मुआशरे में जो रिग्रेशन है, जो रोज़ हमारे बच्चे सड़कों पे मरे पड़े होते हैं, शहीद होते हैं, रॉकेट लॉन्चर मार रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, भत्ते ले रहे हैं लोग कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कच्चे के डाकू हमसे काबू नहीं आ रहे हैं, हमने आके आबाद कर दिए हैं वो लोग जिनको दहशतगर्द कहते थे, हमने कोई नई पॉलिसी बना दी, वो आबाद हो गए हैं, अब वो हमारे सरों पर नाच रहे हैं, हमें समझ। तो बुनियादी तौर पे ये जिम्मेदारी है ना, सेनेटर साहब हमारे तो बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, सेनेटर साहब बैठते हैं और जो कमेटी में आप इनकी गुफ्तगू सुने तो उसमें बड़ा ठहराव होता है, ऐसे 10-50 लोग बैठे ना। अब ये मुल्की मामलात को तय भी तो करना है, सियासी नोक झोंक तो हमारी चलती रहेगी, हम करते रहेंगे, लेकिन आप ये कहें कि मैं जमहूरियत पे यकीन रखता हूँ, मैं एक सियासी जमात हूँ, मैं मुल्क का सबसे बड़ा लीडर हूँ, लेकिन सियासतदानों से बात नहीं करूँगा, सियासी जमातों से बात नहीं करूँगा, और मैं उनसे बात करूँगा जिनके पास ताकत है। और फिर जो मैंने दीगर मुकदमा दायर किया, दोबारा उस तरफ मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो गुफ्तगू हो, तो कंस्ट्रक्टिव बात हो ना। तो कंस्ट्रक्टिव बात करने के लिए फिर ये कुछ चीज़ें हमें किसी न किसी वक्त तय करनी होंगी। मेरे ख्याल में वो वक्त आ गया है कि किसी मुल्क को एक तहम्मुल से, थोड़ी सी रवादारी से, एक दूसरे का लिहाज करके हम लोग मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जी मोहम्मद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदो व या का नस्ताईन। देखिए, मुसद्दिक साहब एक किस्म के रिश्ते में मेरे बड़े भाई लगते हैं, क्योंकि इनका जो छोटा भाई है वो मेरा क्लास फेलो है, और हम एक दूसरे को कोई तकरीबन ऑलमोस्ट टचिंग 50 ईयर्स से जानते हैं, तो बहुत रिस्पेक्ट का बड़े भाई वाला वो रिश्ता है। और ये उन चंद लोगों में से PMLN में से हैं जो थोड़े से पढ़े लिखे भी हैं। तो अब क्या पढ़ा लिखा कौन नहीं, मतलब उसको मतलब सोच विचार है, सोच विचार के लिहाज से वो कर सकते हैं, मतलब चंद एक जुमले लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनको चाहिए कुछ लोगों को पढ़ाना भी शुरू करें। लेकिन देखिए, अब आ जाती है बात जो मेन चीज़ है। आपने जो बात की कि हमें आगे क्या करना चाहिए, इस मुल्क को किस तरफ लेकर जाना चाहिए, एक बात याद रखें कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना, दैट इज़ द पैरामाउंट। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि मैं और मुसद्दिक साहब एक बात पे हम लोग एग्री करें, बेशक, ठीक है। हम लोग एक दूसरे के साथ जरूर इख्तिलाफ करें, बट दैट इज द ब्यूटी। इख्तिलाफ जो है ना वो ब्यूटी है, ठीक है, उसी से आपके सही रास्ते निकलते हैं। होता क्या है, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है ना, मैं विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स, अलजेब्रा की बात कर रहा हूं, उसका जो फॉर्मूला होता है आंसर ढूंढने में वो सिंपलेस्ट होता है, जैसे a+b+c या a+b-c, और इस किस्म के सिंपलेस्ट फॉर्मूला लगाओगे तो वो चीज हो जाएगी। अब सिंपलेस्ट फॉर्मूला इस पाकिस्तान की सिचुएशन का क्या है? वो सिंपलेस्ट फॉर्मूला दो चीजें हैं मेरी नजर में, एक सच, दूसरा आइन, a+b। ये a+b का फॉर्मूला अगर हमने लगा दिया पाकिस्तान की पूरी सूरत हाल में,
पाकिस्तान का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो हल ना हो सके। सच मैंने क्या गलती की, आपने क्या गलती की, इन्होंने क्या ठीक काम किया, उन चीजों को सामने रख के एक दूसरे को एक्सेप्ट करने का, ये है सच। जिसको एग्जाम्पल दें, जिसको ट्रूथ एंड कंसिलिएशन देना, वो तो देखिए एग्जाम्पल में मैं बायस हो जाऊंगा, जैसे इन्होंने अपनी बातों में बायस हो गए ना, मैं बायस हो जाऊंगा, वहां पे मैं बायस होना नहीं चाहता। आज जब आप सॉल्यूशंस ढूंढ रही है ना, तो मैं अपनी पॉलिटिकल बायसिज्म से हट के बात करूंगा, क्योंकि अगर मैंने बीच में बात करनी शुरू कर दी और वो थोड़ा सा तड़का लगाना शुरू कर दिया, तो फिर बात इधर से उधर चली जाएगी। ये बताइए आपके क्या चीज है। मैं आपको मिसाल देता हूं। मैं मिसाल ये देता हूं कि अगर आप आतिफ मियां साहब की एक बात सुन लें, उन्होंने 3-4 एविडेंस शो किए हैं कि पाकिस्तान 1979 में कहां था, पाकिस्तान आज कहां है। पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ कर रही थी 1995 से पहले और 1995 के बाद, अगर उसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करें, लेट्स से में पर कैपिटा इनकम, आज पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $1,760 के आसपास है। अगर हम जिस लिहाज से पाकिस्तान 1995 से पहले कर रहा था, उसी लिहाज से जो पाकिस्तान की तरह के जो ममालिक हैं जिनका इसी तरह, अगर उस तरह का पाकिस्तान ग्रो करता, तो 2018 में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम तकरीबन $2200-2300 हो जाती। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश की सूरत में तरक्की कर रहा होता, तो पाकिस्तान $3000 पर कैपिटा इनकम पे होता। अगर पाकिस्तान इंडिया, और ये याद रखे 1995 बांग्लादेश में तो 20 साल ऑटोक्रेटिक, मैं आपको बता रहा हूं बांग्लादेश, ये याद करे, उसके बाद उसने तरक्की की है। व्हाई ही सेड 1995 से पहले पाकिस्तान इंडिया से जरा बेहतर हालत में था। उससे पहले बहुत, ये उधर आके कोइंसाइड कर गए थे, पाकिस्तान नीचे आ रहा था, ये लोग ऊपर जा रहे थे। अगर उसके बाद ये इंडिया की तरह तरक्की करता, तो पाकिस्तान $3500 पर कैपिटा इनकम पे होता। वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे, देखिए ना, सब चीज का निचोड़, मामला जो फंसे हुए हैं, वो तो ये है कि एक डेडलॉक्ड सिचुएशन है। देखिए ना, बिल्कुल डेडलॉक्ड है ना। मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा डेडलॉक है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एकदम जब आप डेडलॉक से निकलते हैं, जैसे कि आपको पता है कि आप टियर 1 टियर 2 डिप्लोमेसी का भी हिस्सा रही हैं, बैनुल अक़वामी सतह पे रही हैं, आप पढ़ाती भी हैं कि निगोशिएशंस कैसे करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है, तो आप तो इसको कई जावियों से देख सकती हैं। तो अगर आप किसी भी जाविये से देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि किसी जगह पे ये जो आइस ब्रेकर के लिए या आइस को मेल्ट करने के लिए कोई गुफ्तगू तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग शुरू करनी पड़ेगी ना, और थोड़ा सा टेम्परेचर तो नीचे लाना पड़ेगा। और अगर हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग शुरू कर देते हैं, मेरे जहन में कोई गुमान नहीं है इस सिचुएशन में कि एक दिन हम बैठेंगे, एक ऐलान होगा और हम बैठ के एक दिन बाहर निकल आएंगे। ये तो नहीं होगा, कहीं भी नहीं होता। लेकिन थोड़ा सा ठहराव, थोड़ी सी तदबीर, थोड़ा सा रवादारी, इट वुड गो अ लॉन्ग वे। तो मेरे ख्याल में हमें कम से कम वो रास्ते नजर आने चाहिए, हमारी तरफ से भी नजर आने चाहिए, इनकी तरफ से भी नजर आने चाहिए, हमारे दीगर इदारों की तरफ से नजर आने चाहिए। ये जो सियासत में, पार्लिमान में और अदलिया का जो तनाव है, ये तनाव मुझे तो गैर जरूरी दिखता है। ये बड़े अच्छे 3 लफ्ज़, तदबीर, ठहराव, रवादारी। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, वहाँ पे इन्हीं दोनों हम पार्टिसिपेंट से पूछेंगे कि ये दोनों अपनी अपनी लिस्ट दें, तदबीर, ठहराव, रवादारी के लिए ये क्या कहते हैं कि दूसरी तरफ से क्या होना चाहिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो लिटिल गेम विल प्ले, लिटिल गेम तो नहीं है, बड़ी सीरियस मामला है, यानी कि अब क्या करें, इन हालात में ज़रा एक लाइट मूड में भी बात होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल ये एक सोबर बात है, अहम बात है जो भी की मुसद्दिक मलिक साहब ने, कि कोई तदबीर हो, कोई ठहराव हो, कोई रवादारी हो, तो फिर बात आगे बढ़े। शायद कुछ सुनने वालों में लोग कह रहे हो कि ये क्या, ये तो बच्चों वाली बात है, ये तो हार्ड कोर इश्यूज हैं, पावर के इश्यूज हैं, लड़ाई इतनी सख्त है तो अब कुछ बात बन नहीं सकती। हम इसमें यकीन करते हैं कि बात बन भी सकती है, निगोसिएशन और यानी कि
इंगेजमेंट जो है वो बड़ा, आपका दीन भी कहता है, दुनिया भी कहती है, हर किस्म का मंतक भी यही कहता है। तो पूछते हैं इन दोनों से कि क्या हो सकता है। अच्छा, आप बताइएगा कि जब आप कहते हैं लेट्स स्टार्ट विद रवादारी में क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है कि जी क्या चीज़ है जो पीटीआई को करनी चाहिए और जो नहीं कर रही, या कैसे वायलेट? देखें, एक तो जैसे अभी हमने, मैं समझता हूँ सेनेटर साहब ने बहुत रवादारी दिखाई, वो 50 साल का रिश्ता जो जिसका उन्होंने जिक्र किया है, इससे सुनने वाले देखने वालों को ये समझ आती है कि इनके अंदर अगर कोई इख्तलाफ है तो वो सियासी इख्तलाफ है, हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं। मगर बहुत से प्रोग्राम्स में सेनेटर साहब भी जाते होंगे, मैं भी जाता हूँ, जिनमें आपको यू हैव टू काउंट 10 बैकवर्ड्स कि आप फजूल बात ना करें, क्योंकि जो गुफ्तगू जो एक बात करना है, एक है सख्त मुकदमा पेश करना, एक है सख्त अल्फाज का चुनाव करना। आप सख्त मुकदमा पेश करें, मगर अल्फाज की सख्ती की क्या ज़रूरत है? बिलखसूस ऐसे अल्फाज जिसमें किसी की तहकीर हो, ज़िल्लत हो, किसी की बेटी का जिक्र हो या बेगम का जिक्र हो या ऐसे इस तरह की चीज़ें हों। और ये मैं इनको नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं तबसरा करूँगा इनको क्या करना चाहिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम सबको क्या करना चाहिए। उसमें से कुछ हमारे हिस्से की चीज़ें होंगी, कुछ इनके हिस्से की चीज़ें होंगी। तो पहले तो ये वज़ा कर लेना चाहिए कि जब हम टेलीविज़न पे बैठ के बात करते हैं तो ये मतलब मैं उस दिन यूथ कॉन्फ्रेंस में गया था तो सारे बच्चे मेरे बच्चों की उम्र के हैं, तो मैं उधर जो भी ज़बान बोलता मैं अपने बच्चों को सुना रहा हूँ ना, मेरी बेटी को सुना रहा हूँ, अपनी बेटी को सुना रहा हूँ, अपने बेटे को सुना रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा लिहाज अगर टीवी पे भी आ जाए कि जो भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जो भी तनाव पैदा कर रहे हैं, वो हमारे बच्चे देख रहे हैं, फिर वो तनाव आपके टीवी प्रोग्राम तक तो रहता नहीं है ना, फिर वो चला जाता है और बड़ी ले-दे होती है, और फिर वो कॉलेजों स्कूलों में होती है, फिर वो बड़े छोटे की तमीज़ नहीं रहती। फिर सड़क पे जाते छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो किसी को भी रोक के कुछ भी कह देते हैं, कोई किसी पे जूता फेंकता है, कोई किसी पे स्याही फेंकता है, कोई किसी को गोली मार देता है। ये जो गुफ्तगू है ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आप नैरेटिव एक बिल्ड करते हैं उन अल्फाज के बाद, आपके मैंने अल्फाज का कहा था गोली किसने मार दी, ये चप्पल किसने मार दी, आपने बना दिया, आपने एक कॉन्स्ट्रक्ट दे दिया जिसमें गोली। जी, तो मैं समझता हूँ कि उसमें थोड़ी सी हम, और आप यकीन माने शायद कोई सियासतदान होगा जिससे हमारा कुछ रिश्ता ना हो। मैं कई दफ़ा कह देता हूँ तो लोग मुझे 2 दफ़ा मेरे दोस्त इस्लाह कर चुके हैं, मैं उनको टीवी पे कहती, इन्होंने बहुत रवादारी दिखाई। मैंने कहा वो कोई भी दो दोस्त देखा था, किसी ने आपसे कहा नहीं मैं तो इनको जानता जी नहीं मगर वो 2 मरतबा पहले भी एक दफ़ा हो चुका। मेरे अच्छे दोस्त थे, मैं बड़ा उनकी बेगम से मुलाकात होती, मैं उसको बहन कहता था। मगर क्या मतलब उससे क्या मैं आपको कहता हूँ कि हाँ हमारे बड़े, आप कहते हैं नहीं मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं, मेरी तरफ से भी है। मैं ये अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीटीआई, प्लीज डोंट, वो मैं इसी वजह से कहा था कि ऐसे हो जाए, ना हो तो अच्छा है। जी मोहम्मद साहब, रवादारी में क्या आपको लगता है कि मैं एक बात बताता हूँ। देखिए मैं रवादारी, वो कहते हैं ना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से ज्यादा रवादारी में पॉलिटिकल पार्टीज या गवर्नमेंट ऑपोजिशन के लेवल पे बात करूंगा। बिल्कुल ठीक। अगर हम पर्सनल लेवल पे करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। नहीं, दो फर्क है। मेरा एज या इनका एज जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हो सकता है इनके पॉलिटिकल पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क हो। सो पॉलिटिकल पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर रनिंग द सिस्टम। इंपॉर्टेंट इनका पर्सनल, क्योंकि अगर इनकी पार्टी कहती है, और मैं आपको बता देता हूं सेनेट में ये भी है, मैं भी, मुझे तो बहुत कम अरसा हुआ, ये तो बहुत सीनियर मेरे से मुकाबले में सियासतदान है, मैं तो अभी बहुत छोटा हूं उसमें, वो सियासतदानी में। ठीक है, मैंने ये देखा है कि वहां पे रजा रब्बानी साहब ने एक बिल फाड़ा कि भुट्टो ने हमें ये नहीं सिखाया था और ये चीजें वो चीजें कर दी। जब उस बिल के ऊपर वोट की बारी आई तो उन्होंने वोट दे दिया। Do you understand where we are? नहीं, I don't. मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम इंडिविजुअली कितने, चाहे वो फारूक एश नाइक साहब हैं, चाहे वो कामरान मुर्तजा साहब हैं, चाहे वो अली जफर साहब हैं, चाहे वो कोई भी है, एनी वो जो है, चाहे मैं हूं या चाहे वो, हम हो सकते हैं किसी बिल से हम इख्तिलाफ करते हो, लेकिन पार्टी की लाइन टो करने के लिए, इसलिए मैं रवादारी पार्टी के लेवल की बात करूंगा। अब मैं आ जाता हूं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इस वक्त यह है, मैं आज के सिचुएशन की बात करता हूं। इस वक्त
एक पॉलिटिकल पार्टी, और मैं नाम नहीं लेता, एक पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि उसको एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ने मिलके उनको एक कोने में करके उसको दबाई जा रहे हैं। अच्छा, अब ये याद रखें, इस वक्त जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो जेल में, उनमें से कोई कॉन्विक्ट नहीं है, वो सारे अंडर ट्रायल है, कॉन्विक्ट कोई नहीं है। अच्छा, अब हम यहां पे रवादारी की बात करते हैं, तो मैं ये समझता हूं सबसे पहले गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट को जो उनको दबाई जा रहे हैं और उनकी नजर में गलत दबा रहे हैं, सही और गलत का फैसला बाद में होगा, तो सबसे पहले उनको वापस एक कदम पीछे हटके, जितने ये याद रखें कि ये बात आ जाती है रवादारी की कि यार इनके ऊपर कन्विक्शन नहीं है, इनके ऊपर अभी केस है, इनको बेल दे दो। और उनमें ये याद रखें, उनमें ऐसी औरतें हैं जो CRPC 4971 के तहत उनको बेल मिल सकती है। हाँ, खवातीन का तो खास तौर पे, खवातीन का उसमें ऐसे लोग हैं, मर्द हैं जो बीमार हैं, जो अगेन CRPC 4971 के तहत जो तीसरी कैटेगरी है, जो बीमार लोग हैं, उनको भी हो सकता है, प्रोवाइडेड कि वो 3 चीजों को वायलेट ना करते हो, वो मुल्क से फरार ना हो सकते हो, वो अपने केस बदल ना सकते हो, या उनके किसी वजह से इन्फ्लुएंस ना करते हो, ये वो दोबारा वो काम ना कर सकते हो, ये चीजें, ठीक है, तो उन लोगों को मिल सकते हैं। आप कह रहे हैं ये चीजें तो ठीक है, हम कहते हैं कि फॉर्म 47, जब एक पार्टी कहती है कि फॉर्म 47 है, कोई मसला नहीं है, वो तो ट्रिब्यूनल्स को, लेट ट्रिब्यूनल डिसाइड दैट थिंग ना, आप ट्रिब्यूनल्स को एम्पावर कर दें। हम क्यों ट्रिब्यूनल्स पे 5 साल के लिए बैठे रहे? हम ट्रिब्यूनल, अगर हम पहले हमारे साथ ज्यादती हुई थी तो हम उसी ज्यादती को रेफरेंस बना के उससे बड़ी ज्यादती क्यों करें, हम उसको ठीक करने की कोशिश क्यों ना करें? तो हम सबसे पहले, अगर मैं हूं गवर्नमेंट में और ये सारी चीजें रवादारी की बात हो रही है या उसका ठहराव की बात हो रही है या चाहे आप तदबीर की बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले ये तदबीर करूंगा कि मैं अपना एज अ गवर्नमेंट, एज एन एस्टैब्लिशमेंट, मैं कहूंगा आप सब लोगों को बेल है जब तक, हाँ आपके केसेस मेरिट पर होंगे, मैं केसेस पे इन्फ्लुएंस नहीं करूंगा, लेकिन एटलीस्ट मैं पहले यह कर लूंगा कि यार आप लोगों का यह बेल आपका हक बनता है, मैंने आपको अननेसेसरी पकड़ के रखा हुआ है। सो उसके बाद क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स शुरू हो जाएंगे। मैं अगर एक जगह पे डटा हुआ हूं तो मैं भी शायद उससे एक कदम पीछे हट जाऊं। इंटरेस्टिंग बात आपने रेस की, मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक साहब के पास जाते हैं। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं रवादारी, तदबीर और ठहराव, क्या ये मुमकिन है? हमने शुरू में तो डिस्कशन की कि क्या करना चाहिए, अब 2 दफ़ा डिस्कशन हो चुकी इस पर। अब तो ये सवाल बनता है कि क्या ये मुमकिन है, क्योंकि जो बात कर रहे थे सेनेटर साहब, सेनेटर हुमायूं मोमन साहब, कि भाई ये अगर आपने कोई ठहराव दिखाना है तो आप ये चीज़ें करें, रवादारी दिखानी है तो छोड़ दें हमें, आप या नॉट कॉन्विक्ट्स जो हमारे लोग हैं। लेकिन ये क्यों नहीं हो पाता? ये बात इनकी ठीक है कि इट कैन बी अ CBM, नो क्वेश्चन, लेकिन क्यों नहीं होता? क्या ये मुमकिन है? जी, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि इन्होंने बड़ा अच्छा एक और जाविया लिया, उसको एक और नुक्ता नज़र के ऊपर लेके, ये तमाम चीज़ें, मुझे तो इनसे कोई इख्तलाफ नहीं है जो सेनेटर साहब कह रहे हैं। मैं समझता हूँ और ये भी समझते हैं, पहले हम समझते थे, अब ये समझते हैं कि ECP को बेहतर होना चाहिए, हमें उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। मैं भी समझता हूँ और ये भी समझते हैं कि अदलिया जो है उसमें जिस तरीक़ाकार से फ़ैसले होते हैं उनको बेहतर होना चाहिए। बहुत सी ख़वातीन की बेल होनी चाहिए अगर वो बेगुनाह हैं, बहुत से मर्द हजरात की बेल होनी चाहिए अगर वो बेगुनाह हैं। तो मैं तो परेशान हो गया, मुझे याद आना शुरू हो गया वो वक्त जिस वक्त नैब के वो चल रहे थे और हम यही कहते थे कि आप बेल तो बेल तो दें, और वो कहाँ जा रहे हैं, आपने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाला हुआ तो बेल दे दें। जुल्म हुआ था जी, तो 3-3 साल वो लोग, जी तो 3-3 साल लोग जेलों में रहे। और राना सनाउल्लाह तो शायद जिक्र नहीं करते, मगर जिनने इनको कैद में कर रखा था वो आपको बताएंगे कि इनको 8x10 के कमरे में रखा गया था, शायद खाकान। जी 8x10। तो ये तमाम लोग, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे, सलमान रफ़ीक साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे, हसन इकबाल साहब थे, लंबी तकरार। तो ये ठीक होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि अब ये
18वीं तरमीम के बाद जो अदलिया की एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस तो हुकूमत के पास होते हैं, मगर बाकी तमाम फंक्शंस जो जुडिशल फंक्शंस हैं और जो केस रिलेटेड मैटर्स हैं वो अब हाई कोर्ट्स के पास हो पाएगा वो सत्य जो ये कह रहे हैं कि इस तरह चीजें क्यों जी नहीं मैं थोड़ा सा मैंने पहले तो आपको एक कंसेप्चुअल चीज दी है कि अदलिया और ये वो बात मैं क्विकली आता हूँ क्विकली आता हूँ। देखिए मैं ये समझता हूँ कि असेंबली एक हुआ क्या है, हुआ ये है कि एक तसादुम हो चुका है 9 मई के बाद। जब आप हमला करते हैं, आप जब फौज पे हमला करते हैं तो फौज क्या करेगी, फौज किस चीज के लिए मैं अभी 1 मिनट जी मैं आ रहा हूँ वहीं पे, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जब आप फौज पे हमला करेंगे, सॉरी मैं फंसा से मतलब रिजॉल्व उसको पनिश क्यों नहीं किया जाता? मैं तदबीर की तरफ ही आ रहा था, रवादारी की बात तो हो गई थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि 9 मई के ऊपर फसैया हो गया है, यानी वो शहीदों के मुजस्मे वगैरह या जो कुछ भी हुआ, उसके बाद अब पीछे हटने की गुंजाइश जो है वो किसी भी ऐसा इदारा जिसके ऊपर मुल्क की हिफाजत और अपनी सरहदों की हिफाजत मुकर्रर हो, उसके जब आप जाके वर्दियां टांगे आगे लगाएं, जहाज जलाएं वगैरह वगैरह, तो वो पीछे तो नहीं हटेगा। नेचुरली हम कह रहे कोर्ट क्यों जी इंटिमिडेट नहीं होगा। तो इसका तदबीर क्या है? इसकी तदबीर यह है कि पर्ज कर दें, एक सेपरेशन कर दें उन लोगों से जो नहीं हो रही। यानी एक तो हम अदालत पे मुकदमा दायर कर रहे हैं ना, सियासी मुकदमा ये है कि वो लोग जिनके क्लिप्स आपके पास हैं, जिनने ये कहा कि वहाँ चलो, जिनने वहाँ पे बैठ खड़े होके अपनी फेसबुक को उनको पर्ज कर दें। आप एक कह दें कि ये वाले अफराद जो 9 मई में नज़र आपको आ रहे हैं, आपने क्लिप्स चलाए हुए हैं, सबको मालूम है। अब हम कह सकते हैं फॉल्स फ्लैग था, वो थे ही नहीं, वो 14 महीने जेल में तो रहे हैं वो जो नहीं, मगर मैं एक अलग बात कर रहा हूँ ना, वो उस पर तो हमने जिन्होंने फेसबुक पे मैंने दोबारा से अदलिया की बात तो कर दी और ECP की बात भी कर दी, पार्लिमान की बात मैं असल में करना चाहता हूं तदबीर के तौर पे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई सियासी जमात उन लोगों को जो उसमें मुलव्विस थे 9 मई में, उनको पर्ज कर दे, तो एक तरह से 2 सियासी जमातें हो गई। एक ऐसी सियासी जमात जिसका ऊपर कोई इल्ज़ाम ऐसा नहीं है कि उसने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला किया है और आग लगाई है और असला लूटने की, तो जब वो अलहदा हो जाएगा तो आपके लिए बातचीत करनी आसान हो जाएगी, आपके लिए वो रास्ते तमाम खुल जाएंगे गुफ्तगू के। लेकिन जब आप बार बार कहें कि ये तो फॉल्स फ्लैग, ये तो करवाया भी इस्टेब्लिशमेंट ने, जब आप ये कहते तो फिर इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं पीछे हटेगी। यानी एक तो आप जाके किसी का घर, मगर एक तो आप कहें कि किसी के घर जाके घर लूटें, फिर बोलें इसने खुद लूटा है, तो ये तो दिस इज इंसल्ट ओवर इंजरी। तो मेरे ख्याल में हमको रिकग्नाइज करना चाहिए कि जो कुछ गलत हुआ है और जिन लोगों ने गलत किया उनको अलहदा कर दें, अलहदा करके जो लोग सेंसिबल हैं, जो इन चीज़ों में मुलव्विस नहीं, और बहुत हैं, बहुत से ऐसे। साहब के पास जाने, मुझे कह रही हूँ साहब टाइम खत्म हो रहा है जी। ये इन्होंने बड़ी स्पेसिफिक एक बात कर दी मोहम्मद साहब, और आपने कहा तदबीर हो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, वो कह रहे हैं जी अच्छा मई 9 को ले लें, उस पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। आपने सुन लिया, व्हाट इज योर रिस्पांस? लेकिन नसीम ज़हरा साहबा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं ये समझ रहा था कि हम यहाँ बैठे हैं और आपने जो सवाल स्टार्ट किया था आपने सोल्यूशन की तरफ कर, बेशक जब आप अपना सेंटेंस अगर ये बेगुनाह है, जब आप अगर से स्टार्ट करते हैं, विच मीन्स कि इफ, विच इज अ नेगेटिव थिंग, इफ इज अ नेगेटिव, व्हेन इज अ पॉजिटिव, ठीक है। जब आप सेंटेंस करते हैं अगर ये बेगुनाह है तो प्रूफ हो जाए, तो दैट मीन्स यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन, यू आर पुटिंग कंडीशंस ओवर देयर। मैं जा रहा था इन अ ब्रॉडर सेंस टुवर्ड्स द सोल्यूशन, लेकिन जब आप देखिए, अलाउ मी, ठीक है, अगर आप ये कहेंगे कि आप पहले बेगुनाह प्रूफ करें, तो पहले आप हमें गुनाहगार तो प्रूफ करें ना। हम तो बेगुनाह हैं जब तक हम गुनाहगार प्रूफ ना हो जाएं। इज दैट नॉट द वे इट इज? ठीक है। तो फिर अगर ये बेगुनाह करते हैं तो फिर तो ना आपका ठहराव है, ना आपकी रवादारी है, ना कोई तदबीर होगी। क्यों? अगर दिल ही ना चाहे तो बातें हजार हैं, फिर आपका दिल नहीं है। नंबर 2, जब हम बात करते हैं 9 मई की, 9 मई में किस पाकिस्तानी और खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर ने कहा है कि आप जिन लोगों ने 9 मई में इन्वॉल्वमेंट शो किए उनको सजा ना दे, ये कहा कि देना। हाँ। लेकिन किस कंडीशन में, पहले प्रूफ करें, उन्होंने कहा है। क्यों? मैं आपको बता देता हूं, वो यास्मीन राशिद साहिब है, उनका एक है, वो कहते हैं
उस तरफ जाओ। मुझे एक बात बता दे, क्या कोर कमांडर का घर किसी ऐसी जगह पर है जहां पे हम कानूनन जा नहीं सकते, या उसके सड़क पे जा नहीं सकते, या उसके सामने हमें बाय लॉ हम उधर डेमोन्स्ट्रेशन कर नहीं सकते? अगर उस किस्म की चीज नहीं है तो बाय लॉ अगर मैं वहां डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूं तो वो है, लेकिन वहां पहुंच के तो उनका ये शॉट हर एक ने सुना हुआ है कि अंदर कोई ना जाए, जलाना, कोई तोड़ना, तो ठीक है। तो उस लिहाज से तो फिर मुझे एक और सवाल उठता है, जब ये कहते हैं कि 9 मई में इन लोगों ने सब कुछ किया, तो मुझे बात बताएं, क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करना वो 9 मई से कम था? क्या मुझे एक बात बताएं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जहाज को नीचे उतरने ना देने के लिए और इंडिया भेजने के लिए क्या वो 9 मई से कम था? इंडिया नहीं भेजना था, मैंने उस पर इतना काम किया। चलिए ठीक है, ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा, पाकिस्तान में ना उतरने की इजाजत क्या वो किसी चीज से कम थी? जहां मर्जी भेजना हो, आप अफगानिस्तान भेजे, आप उसको कहीं और भेज दें, आप उनको वापस भेज दें, कराची की बजाय नवाबशाह भेज रहे थे, पाकिस्तान उतार रहे थे। ये भी मैं आपको रिसर्च पे कह रही हूँ। फेयर इनफ ना, रिसर्च है। अब क्या वो रिसर्च का मतलब ये इज दैट प्रूवन? जी जी ठीक है। अच्छा, फेयर इनफ। स्टिल अगर उसको ना उतारने दे तो इज दैट अ राइट थिंग टू डू? नो, इट इज नॉट। देखिए बात हो जाती है, देखिए ये बात हो जाती है, हम उसमें भुट्टो को हैंगिंग कर दी, सुन लेना, बहुत सारी चीजें होती हैं। सवाल यह है कि आर वी ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम? यस, ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं तो ये याद रखें, सोल्यूशन जब आप उस जगह के ऊपर खड़े होंगे ना कदमों के साथ, आप उधर सोल्यूशन नहीं देख सकते, फिर आपको एक कदम पीछे हटना होगा, फिर आपके देखना होगा कि यार क्या चीज है। एंड नंबर 2, हम कौन सा कह रहे हैं कि इन लोगों को आप आजाद कर दे, इन लोगों के ऊपर से आप केसेस खत्म कर दे। देखिए ये प्रोग्रेटिव है। एक मैं बात कहती हूँ, आपकी बातें बहुत सी आपने दुरुस्त फरमाई। एक चीज अलबत्ता अगर मई 9 पे बात करें, क्योंकि मुझे लगता है कि मई 9 बहुत बड़ा मेजर इसमें इशू बनता है। आपकी लीडरशिप ये जरूर कहती है कि एविडेंस दे और सजा दें, मैं खुद लोगों को निकालूंगा, लेकिन आपकी लीडरशिप ही में लोग कहते हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। ये सही बात है? ये मैं खुद कहता हूं। अच्छा, आप कह रहे हैं फॉल्स फ्लैग? मैं क्यों कहता हूं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन? देखिए बात चीजें होती है। अब मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मेरे पास एक्सेस नहीं है इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन अगर मैं वहां बैठ जाऊं, मेरे में इतनी अकल है कि मैं ढूंढ सकता हूं। और जो वीडियो, मुझे एक बात बताया, आपने वो वीडियोस नहीं देखी कि जिसमें एक आदमी जिसके जूते जो है वो पुलिस वाले टाइप के हैं और उसने पुलिस वाले के डंडे से लेकर वहां पे चीजें तोड़ फोड़ रहा है? आपने वो चीजें नहीं देखी कि एक पुलिस टाइप की जो बड़ी गाड़ी होती है उसमें से लोग उतर रहे हैं? आपने वो वीडियोस नहीं देखी कि जिसमें एक बस को आग लगाया और वहां पे लोग वीडियो बनाते हुए कह रहे हैं कि ये आग कराची में, ये आग पुलिस वालों ने खुद लगाई है, हमने नहीं लगाई? देखिए हर किस्म की चीजें हैं। हम क्या रहे हैं? दो चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम 9 मई से अपने आप को डिसोसिएट कर रहे हैं। हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी, ना हमने कभी किसी को कहा है, ना हम कह सकते हैं, ना हमारी ये पार्टी का रवैया है। हम इस मुल्क के लिए आए हैं, इस मुल्क के खिलाफ ना है। इस मुल्क में हमारा रहना सहना, हमारी जायदाद, हमारे हर चीज इस मुल्क में है। इस मुल्क से बाहर हमारी कोई जायदाद नहीं है। वी कांट एग्जिस्ट आउटसाइड दिस कंट्री, we only exist inside this country. जी, I've got your point. प्रोग्राम ठीक है, I've got your point. I need to बस आपने कह दिया ना, आपने एक्सप्लेन कर दिया जो आपकी पोजीशन। लेट मी जस्ट हैव मुसद्दिक साहब प्रश्न की रह गई है, लेकिन बहरहाल नहीं, वो तो फिर टाइम में तो मैं दिल चाहेगा 6 घंटे आप लोगों के साथ बैठूं। लास्ट कंक्लूडिंग कमेंट, क्योंकि वो कह रहे हैं कुछ है नहीं, आपको पता चल गया कि डेडलॉक क्यों है। यानी आप ये कहेंगे टेलीविजन के ऊपर बरमला बैठ के टीवी की तरफ देख के, जो पूरा मुल्क देख रहा है, वो लोग जो सरहदों पे हिफाजत के लिए खड़े हैं, जिनके ऊपर आपने हमला किया, आप उनको फॉल्स फ्लैग कह रहे हैं, तो उस पर बात किधर होगी? बात अब नहीं हो सकती ना, आपने डेडलॉक को डिफाइन कर दिया। जब आप इस बात से शुरू ही नहीं हो रहे कि हाँ गलत हुआ है और कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, और तो फिर नहीं, मुझे भी इजाजत दीजिए, तो फिर अदालत का इंतजार। दोनों बातें की मैंने जी मैंने मगर जो असल बात हुई है जी, मैं उधर आ रहा हूँ। देखिए बात यह है कि अगर ये बात है तो जब अदालत फैसला कर देगी तो बात कर लेंगे, एस्टैब्लिशमेंट उससे पहले तो बात नहीं करेगी। यानी वो लोग जो हमला कर रहे हैं, मुल्क के कले पे असला लूटने की कोशिश कर रहे हैं, शहीदों के मुजस्मों के सर काट के उनको सर के ऊपर से पटक रहे हैं, सरगोदा पे हमला करके जहाज़ों को आग लगा रहे हैं, दीवारें तोड़ रहे हैं, पीटीवी पे कब्जा कर रहे हैं, पार्लिमान पे हमला करके उसको, उनसे तो एस्टैब्लिशमेंट बात नहीं करेगी इस वक्त। तो अगर आपको कोई नहीं, पहले मेरी बात सुन ले, फौज है भाई जिस पे हमला किया, और कौन है? मैं कह रहा हूं वो जो कर रहे हैं वो कौन है?
कि वो कह रहे हैं अटैक मेरी भी तो अब गुफ्तगू मैं करना सुन रही मुझे भी दी मौका दी मैं ये जी मैं ठीक है मैं माफी चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप तैयार ही नहीं है, ये बात ही करने के लिए तैयार नहीं, और आप टीवी पे कह रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग है, आप नवाब शाह को कह रहे हैं इंडिया में जहाज उतार रहे थे, जे इस गुफ्तगू के बाद तो मुझे भी बात करना मुश्किल हो जाएगा ना। मैं भी कहूंगा कि अच्छा फिर वो अगर नवाब शाह इंडिया है तो फिर जिन्होंने हमला किया वो देखें, बात ये नहीं है मैडम सुने मेरी बात, सुनिए अभी आखिरी, ये अभी की बात कर रहा हूं। अभी इन चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, जेल तोड़वा के जाएंगे इमरान खान को, आप क्लिप चला दें। अभी कहा, अभी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे, कोई किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता। तो बाप ने रोक दिया ना, फिर आ जाते ना 5 मरले का एक वो जो था 5 किनाल की जगह तो आपसे भर नहीं सकी, तो फिर आप इस तरह की बातें करेंगे तो क्या उसके अंदर फिर डायलॉग होगा? नहीं होगा। आपको पहले मानना होगा, आपको आके फेयर माइंडेडनेस के साथ बैठना होगा। मैंने आपको टियर 2 की एग्जांपल दिया, आप टीवी पे भले से ये कहते रहें मगर कोई टियर 2 डायलॉग करें। यानी आप ये क्यों कहते हैं कि हम कब्र तक नाम लेके कहते हैं कि कब्र तक पीछा करेंगे, तो क्यों कहते हैं ऐसा? ठीक है जी, यू मेड द पॉइंट। ये तो आप सपोर्ट करते हैं जो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम आएंगे, तोड़ेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, आके जेल तोड़ेंगे, निकालेंगे इनको। और मैं कभी जेल तोड़ने के हक में ना, मैं कभी जेल तोड़ने के मैं इस किस्म की किसी ने, लेकिन अगर हाँ हम वहां जाके उसके डियाला जेल के साथ जाके हम एहतजाज करते, वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उससे कोई मुझे डिनाई नहीं कर सकता और उससे कुछ कर नहीं सकता। लेकिन देखिए बात ये हो जाती है, अगर आप मेरे ऊपर इल्जाम बगैर प्रूफ के लगा रहे हैं, मैं उसको डिनाई कर रहा हूं, आप बगैर अग्री करते हैं, बिल्कुल उसके बगैर नहीं, मगर देखिए ना, आप पहले प्रूफ कर लेना, आप पहले प्रूफ कर ले, तो फिर इंतजार कर लेना। दोनों चीजें मैडम इंतजार कर ले। मैं ये कह रहा हूं, मुसद्दिक साहब सुन नहीं रहे, ये जरा जज्बाती हैं और देखिए मैं इस वक्त जज्बात से बात नहीं कर रहा हूं, जज्बात से बात करता हूं मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि हम लोग ये नहीं कह रहे हमें उन केसेस से बरी करो, हम कह रहे हैं उनको आप बेल दो, आप केसेस अपने मेरिट पे करो ना। गॉट योर पॉइंट जी। मेरे ख्याल मुसद्दिक एक बात मैं कहूंगी कंक्लूजन में कि मई 9 के हवाले से मोहम्मद साहब ने दोनों चीजें कही हैं। एक इन्होंने कहा जो हैं इन्वॉल्व उनको सजा दें हर सूरत, साथ ये भी कह रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग है, सो ही सेइंग बोथ। बिल्कुल, और साथ ये भी मैं जो कह रहा हूं, जो चीफ का नाम लेके कहते हैं कबर तक पीछा करेंगे, रुक जाए ना, मुझे पता चले तो फिर ऐसा करें नहीं, सुनिए तो फिर गुफ्तगू क्या है? फिर ले नाम, जाए कब्र तक पीछा करें, फिर इधर बात के क्या कह रहे हैं कि इससे हमें बात करनी है, डायलॉग करना है, सॉल्यूशन। अगर कब्र जिसको आपने कब्र तक पीछा करना है, सिविल सुपरमेसी यार, तो आप, लेकिन वो ये इस तरह करने से तो नहीं आएगी ना, ये कहना ये आपको अब आपको अंदाजा हुआ है कि गुफ्तगू कहां से शुरू होकर कहां ऐसे तो बात नहीं, लेकिन हम बात करते रहेंगे नाजरीन, क्योंकि मुल्क हमारे मामलात को सुलझाने और जो हम कर सकते हैं हम यहाँ बैठ करके बात करते रहेंगे, सुलझी हुई गुफ्तगू आगे बढ़े, इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।